Welcome to the class. Today we will be discussing the gap, very interesting topic और बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट होते हैं तो उनसे पूछा भी जाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि गैप को डिस्कस करें। बिफोर स्टार्टिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स of gap, it is very essential to study the background of gap कि ये गैप क्यों बना और इसकी वजूहात क्या थी। तो अगर आप पीछे चले जाते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड को आप स्टडी करते हैं, तो देयर वाज अ स्टॉक क्रैश in 1929 to 1939. That is also known as a Great Depression. ठीक है जी। 1929 से 1939 तक एक ग्रेट डिप्रेशन आया था जिसमें पूरी दुनिया जो है वो इफेक्ट हुई थी। स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था न्यूयॉर्क का, अमेरिका में। ठीक है जी। तकरीबन कोई 16 मिलियन शेयर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में जो न्यूयॉर्क एक्सचेंज था वहां पे ट्रेड हो रहे थे। ठीक है जी। तो वहां पे ड्यू टू द रेकलेस स्पेकुलेशन पीपल लॉस्ट बिलियन ऑफ डॉलर्स इन अ सिंगल डे। ठीक है जी। एक दिन में लोगों ने बिलियन डॉलर जो है वो गवा दिए और मिलियंस में इन्वेस्टर जो है वो कंगाल हो गए, जिसकी वजह से फिर ग्रेट डिप्रेशन आया। तकरीबन अमेरिका में कोई 15 मिलियन से ज्यादा लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। इसके अलावा फसलें खराब हो गई और कॉरपोरेट सेक्टर पूरा का पूरा जो है वो तबाह बर्बाद हो गया। ठीक है जी। जिसकी वजह से इकोनॉमीज बहुत ज्यादा क्रैश हुई। लोगों का कॉरपोरेट स्टॉक और जो बॉन्ड्स में या शेयर्स में वो डीलिंग करते थे, उनका एतबार जो है वो उठ गया था। ठीक है जी। और ना सिर्फ एक बंदा जो कॉरपोरेट सेक्टर के साथ जो है वो इन्वॉल्व है, बल्कि हर एक इंडिविजुअल को इस ग्रेट डिप्रेशन में जो है वो क्या किया, इफेक्ट किया। तो लोगों का जो रुझान था, उनका जो ट्रस्ट था ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या कॉरपोरेट सेक्टर के ऊपर, वो उठ गए। फिर 1930s में एक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन बनाया गया ताकि उनका जो ट्रस्ट है या फेथ है उसको रिकवर किया जाए। इसी तरह से फिर 1934 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट, जिसको AIAB कहा जाता है, वो बनाया गया ताकि पॉलिसीज बनाई जाए, रेगुलेटरी अथॉरिटीज बन गई ताकि हम जो है वो ट्रेड और जितने भी हमारे कंपनीज होते हैं, पब्लिकली ट्रेडेड होते हैं या जितनी भी अदर प्राइवेट कंपनी है, इसको रेगुलेट करने के लिए। ठीक है जी। तो उसके रिजल्ट में 1930s में जो है वो पहले कैप और फिर उसको अपडेट करके गैप का नाम जो है वो रख दिया गया। इट इज बेसिकली द मिक्सचर और कॉम्बिनेशन ऑफ राउंड अप 10 प्रिंसिपल्स जो कि किसी भी कंपनी को ये जो है वो उनके लिए एसेंशियल है कि ये इसको फॉलो करे और उसके मुताबिक अपने रिकॉर्ड को, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे। ठीक है, ताकि लोगों को जो है वो मसले ना हो और लोग मिसलीड जो है वो ना हो सके। So come to the gap. Gap is basically generally accounting acceptable accounting principle। ठीक है जी। और ये शॉर्टकट इसको गैप का नाम जो है वो दिया जाता है। ठीक है जी। अदरवाइज पूरा नाम इसका जो है वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, दैट इज बिजनेस एंटिटी। ठीक है जी। बिजनेस एंटिटी याद रखें, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज द बिजनेस एंटिटी, दैट business has a separate legal entity from its owner। ओनर और बिजनेस कभी भी एक एंटिटी नहीं हो सकती। These are two separate legal entity।
हर एक बिजनेस की एक अपनी हैसियत होगी और एक अपनी पहचान होगी, उसको आपने मालिक के साथ अटैच नहीं करना। अगरचे वो मालिक उसको स्पॉन्सर या उसको फाइनेंस कर रहा है, दिस इज समथिंग एल्स, लेकिन बिजनेस की एंटिटी उसकी अपनी हैसियत होगी। जिस तरह हम कंपनी में की डिफिनीशन में पढ़ते हैं कि कंपनी जो है वो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ये इसको कानून ने बनाया होता है और इसकी एक अलग पहचान होती है। इसी तरह से बिजनेस एंटिटी के प्रिंसिपल में हम ये पढ़ते हैं कि द बिजनेस शुड बी अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम ओनर। ओनर इज द पर्सन हु इज बेसिकली टेकिंग द रिस्क और फाइनेंस कर रहा होता है किसी भी बिजनेस को। ठीक है जी। दूसरा कंसेप्ट है मॉनेटरी यूनिट या मनी मेजरमेंट कंसेप्ट या प्रिंसिपल भी इसको कहा जाता है। ठीक है जी, ये वाला money unit assumption means that only activities that can be expressed in dollar, rupees या जो भी जो स्टैंडर्ड मनी होगी can be included in accounting record. It means कि आपने सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जो पैसों में उसकी नाप तोल जो है वो हो सके। बाकी चीजों को आपने अकाउंटिंग के उसमें आपने दायरे में नहीं लाने जो आपके मनी मेजरमेंट में नहीं आते। ठीक है जी। द थर्ड वन इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मींस दैट द बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी रिपोर्टेड इन डिस्टिंक्ट टाइम इंटरवल। These timing may be a week, month, quarter, सेमीफाइनल। ठीक है जी। और सेमी जो आपका एनुअल और सिस्टम होता है या एनुअल सिस्टम, तो टाइम पीरियड बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट होता है और टाइम पीरियड में आपने सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड करना है जो आपके फाइनेंशियल टाइम पीरियड के अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और 30 जून पे आपका खत्म होता है, तो ये आपका स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम पीरियड है। इसके अंदर रहते हुए आपने उसी ट्रांजैक्शन को उसी टाइम पीरियड के साथ जो है वो ओके जी। तो थोड़ा सा इशू था नेटवर्क का। तो टाइम पीरियड की बात मैं कर रहा था कि टाइम पीरियड में आपने सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जो उस टाइम पीरियड में इंक्लूडेड हो। जो नेक्स्ट ईयर के जो एक्सपेंसेस है या इनकम है उसको आपने करंट ईयर के साथ जिसमें वो इनकट नहीं हुए तो इसको आपने ऐड नहीं करना। ठीक है जी। इसी तरह से मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? मैचिंग प्रिंसिपल is is a principle that refer to the manner in which a business income reports income and expenses. This principle requires that business use the actual form of accounting and match business income to business expenses, which means that you have to match the revenue with your expenditures. और साथ में आपने टाइम पीरियड को भी देखना है कि जो रेवेन्यू मैं कमा रहा हूं या जो एक्सपेंस मैं कर रहा हूं ये किस रेवेन्यू के बुनियाद पर मैं कर रहा हूं। मैचिंग एक्सपेंस मैचिंग प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट मैचिंग योर रेवेन्यूज विद योर एक्सपेंडिचर्स। ठीक है जी, इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। हिस्टोरिकल कॉस्ट रेफर टू द ये क्या होता है? ये हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आपने रिपोर्टेड कॉस्ट आपने मेंशन की है वही आपने मेंशन की करनी चाहिए। और इन्फ्लेशन की वजह से अगर इसकी कॉस्ट में जो है वो फ्लक्चुएशन आती है तो ये आपने उसमें कोई डिलिबरेटली चेंजेस इसके अंदर आपने नहीं करनी। यानी कि बैलेंस शीट में जो भी आप एसेट या जो भी चीज आप लिख रहे हैं दिस मस्ट बी
ऑन हिस्टोरिकल बेस, जिस प्राइस पे, जिस कॉस्ट पे आपने उस एसेट को खरीदा है, उसी कॉस्ट से आपने उसको दर्ज भी करना होगा। ठीक है जी, दिस इज बेसिकली हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। द नेक्स्ट वन इज द गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या होता है कि इसमें हम बिजनेस को फॉर सीबिल फ्यूचर को हम देखते हैं। हम देखते हैं कि बिजनेस अपनी ऑपरेशन जो है वो फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड जो है वो परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 1-2 महीने बिजनेस करके वो जो है वो क्या करे, कंपनी को या बिजनेस को लिक्विडेट करे या खत्म करे, बल्कि इनका मकसद होगा, इनका परपेचुअल सक्सेशन होगा। और ये जो है वो एक गोइंग कंसर्न के मकसद से, यानी कि मुतवातर जो है वो कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा टाइम पीरियड के लिए जो है वो टिक जाए और लोगों को फायदा दे। यानी कि उनका काम, जिस तरह पश्तो में कहते हैं हम कि द दो रज़कार बनकी, बल्कि د غټې مودې دپاره به داسې کې स्ट्रगल به کوي، कोशिश به کوي چې هغه مخکې لاړ شي। तो इसी तरह से वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि वो परपेचुअल सक्सेशन की तरफ जाए और फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड जो है वो बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करे। ठीक है जी। द नेक्स्ट वन इज द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। व्हाट इज full disclosure principle? It means that all information that is relative to the business should be reported, either reported in the content of the financial statement or in the form of the notes. अक्सर आपने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, एनुअल रिपोर्ट को अगर आप डाउनलोड करें किसी भी कंपनी का, तो आपके सामने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने नजर आएंगे। उसके नीचे कुछ नोट्स लिखे गए होते हैं। उस नोट्स के अंदर अगर आप उसको पढ़ लें तो कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपके कंपनी से रिलेटेड होती है या आपके ऑर्गेनाइजेशन के इनकम या एक्सपेंसेस या जो भी उसकी रेपुटेशन है उसकी, उससे रिलेट होती है वो इंफॉर्मेशन। तो जो चीजें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करते और आप समझते हैं कि ये इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, तो आपको चाहिए कि आप पहले तो कोशिश करें कि अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फिट होती है या रिकॉर्ड हो सकती है, इन प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए, तो उनको उसी जगह पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करें। अदरवाइज तो एक अलग सेक्शन है जिसको हम नोट्स कहते हैं, तो नोट्स के अंदर आप उसको हाईलाइट करें कि दिस इंफॉर्मेशन बिलोंग टू द फलाना फलाना जो भी XYZ कंपनी है, तो इससे रिलेट करती है। सो बेसिकली व्हेन यू आर डूइंग दिस activity, this is known as the full disclosure principle, which means that you have disclosed full information in your financial statement. ठीक है जी। The next one is the revenue recognition principle. It addresses the manner in which revenue or income is recognized. ये बेसिकली आपको वो तरीक़ेकार, इस प्रिंसिपल में आपने, ये प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि आप रिकॉग्नाइज करें, लोगों को बताए कि आपकी रेवेन्यू या आपकी जो इनकम है वो आप किस तरह जो है वो उसकी पहचान करते, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप अपनी रेवेन्यू कंसिडर करते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप अपनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करते। ठीक है जी। तो ये आपने जो भी पैसा आपने कमाया होगा, इट शुड बी रिपोर्टेड इन द इनकम स्टेटमेंट, और आपने उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया ये आपने उसमें डिस्क्लोज करना है। ठीक है जी। सो दिस प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट योर रेवेन्यू रिकॉग्निशन, दैट हाउ यू अर्न योर मनी और हाउ यू रिकॉग्नाइज योर रेवेन्यू। मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, इसको देखे आप। It refers to the measure of importance of a misstatement in accounting record. Basically,
ये आपको बता रहा होता है कि एक चीज अगर अकाउंटिंग में आपने कोई गलती या गलत बयानी आपने अगर की है तो इसका इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कितना पड़ता है, ये आपने डिस्क्लोज करना है अंडर मटेरियलिटी प्रिंसिपल। कि एक चीज जो मिस स्टेटमेंट आपने की है किसी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड में या किसी भी टाइम पीरियड में, तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या है। फॉर एग्जांपल, इफ द प्राइस ऑफ एनी एसेट इज अंडर costed or overcosted with $1000, तो इसका इफेक्ट जो है वो कितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर पड़ सकता है, या ये कितना मैटर करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बेसिकली दिस इज द ग्रे एरिया इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है जी। और इसको डील करने के लिए प्रोफेशनल लोगों की जरूरत होती है, जो जिनके अंदर जो है वो प्रोफेशनल जजमेंटल स्किल्स हो, ताकि ये इन चीजों को आइडेंटिफाई कर सके। सो मटेरियलिटी प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट द importance of the misstatement that is done in accounting cycle और accounting record, ठीक है जी। कंजर्वेटिज्म जो लास्ट हमारा प्रिंसिपल है, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव स्टेटमेंट is the principle which gives guidance when recording cases of uncertainty। जब आप अनसर्टेनिटी या एस्टिमेशन के साथ जब आप डील करते हैं, तो ये प्रिंसिपल आपको दो रूल्स आपको बताता है। इफ यू आर डीलिंग विद द अनसर्टेनिटी, there might be two situations. The first one is if there is uncertainty about occurrence of loss, or the second scenario is if there is uncertainty about इनकम गेन या कोई भी आपकी रेवेन्यू हो, तो तब आपको कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिव अप्रोच, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल या इसको कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो ये प्रिंसिपल आपको क्या कहता है? ये आपको कहता है कि जब आपने अनसर्टेनिटीज या एस्टिमेशन के साथ डील करना है, तो याद रखें अगर लॉस के बारे में अनसर्टेनिटी है कि ये लॉस मुझे होगा या नहीं होगा, या ये कंटेंजेंट कोई लायबिलिटी है, तो अकाउंटिंग गैप आपको कहता है कि आप इसको कंसिडर करें इस लॉस को, और इसको आप रिकॉर्ड करें, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। अगर आप जो है वो उसको लॉस को, अनसर्टेनिटी को रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो दैट विल बी कंसिडर एज योर एक्सपेंस, और जब एक्सपेंस आपका होगा तो दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अल्टीमेट जो भी रेवेन्यू होगी, तो उससे माइनस होगा, और जिसका इफेक्ट आपका नेट इनकम आपका कम आएगा। जब नेट इनकम आपका कम आएगा तो इट मींस कि आपकी टैक्सेबल अमाउंट आपकी कम आएगी, विच मींस कि आपके ऊपर टैक्स कम पड़ेगा, ठीक है जी। सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर आप अनसर्टेनिटी आपको आ रही है, या you are not certain about the any income or gain or revenue, गैप आपको कहता है अंडर कंजर्वेटिव प्रिंसिपल कि आप इसको रिकॉर्ड ना करें। देखिए ये एक कंजर्वेटिव अप्रोच है भी के है भी ना, कि आप जो है वो अगर लॉस हो ना भी हो, और आपको जो है वो डर होता है, या जो है वो आप उस चीज के बारे में अनसर्टन है कि ये बंदा जिसको मैंने पैसे दिए ये मुझे देगा या नहीं, या ये बैड डेट्स तो नहीं होंगे, तो गैप आपको कहता है कि रिकॉर्ड इट एज अ बैड डेट्स, और इसको एज अ एक्सपेंस आप शो करें कि अगर आप उसके बारे में सर्टेन नहीं है कि ये मुझे रिकवरी करके देगा। और अगर आपको जो है वो इनकम हो रहा है, या इनकम के बारे में आप अनसर्टन है कि ये पैसे मुझे जो है वो रिसीव होंगे, तो आप इसको रिकॉर्ड ना करें। क्योंकि जब आप इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी अगर कंपनी है तो आपके शेयर होल्डर्स होंगे, और जब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे तो आप रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल में भी आपका उसका जिक्र करेंगे, और देन
आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपसे क्लेम भी करेंगे, या जो आपके अदर जितने भी क्लेम्स हैं उनके आपके फर्म के ऊपर या बिजनेस के ऊपर, तो वो आपसे अपना हिस्सा मांगेंगे। देयरफॉर इन कंजर्वेटिव अप्रोच हम क्या करते हैं, हम लॉस को तो कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन इनकम को हम तब तक रिकॉर्ड नहीं करते जब तक कि वो एक्चुअली हमें रिसीव नहीं होता। सो दीज आर सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गैप जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर यहाँ पे कोई भी इशू आपको आ रहा है, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।